नमस्कार। आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम बढ़ते हैं अपने होम साइंस की सीरीज़ में। ठीक है, तो उधर हमने न्यूट्रिशन के 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, उधर हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन के, पूरे न्यूट्रिशन के, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और कल से हमने टेक्सटाइल स्टार्ट किया है, टेक्सटाइल। और तो टेक्सटाइल का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे कि रेशा क्या होता है। तो एक बार बैकग्राउंड में जाते हुए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे छोटा जो धागा होता है, धागा का सबसे छोटा पार्ट जिसे आप एकदम हल्का सा बारीक करके देखेंगे, धागे में भी एक छोटा सा रेशा टाइप में निकला रहता है। तो ये जो रेशा होता है, यही रेशे जब आपस में मिले रहते हैं तो क्या बनता है, धागा बनता है। और धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। जब ताना बाना आपस में इनकी एकदम सेटिंग की जाती, पैटर्न बनाया जाता है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर एक कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद आपका गारमेंट बनता है जो आप पहनते हो, मतलब किसी भी तरह का डिज़ाइन वाले कपड़े पहनते हो, डिज़ाइनिंग। ठीक, तो रेशा हो गया ये बेसिकली कि कैसे बनता है। अब इसमें रेशे का वर्गीकरण था। रेशे का वर्गीकरण में क्या था कि रेशे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लंबाई के आधार पर रेशे और प्राप्ति के आधार पर रेशे। लंबाई के आधार पे फिलामेंट होता है और स्टेपल होता है। फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट क्या होता है, इसे रेशम, प्राकृतिक रेशों की बात की जाए तो सिर्फ रेशम ही फिलामेंट में नापा जाता है और बाकी सब स्टेपल में आते हैं। सारे प्राकृतिक रेशम को छोड़ के स्टेपल कहलाते हैं। और प्राकृतिक की बात की जाए तो फिलामेंट में सिर्फ एकमात्र रेशम ही होता है। बाकी सारे कृत्रिम जो होते हैं, कृत्रिम रेशे, वो फिलामेंट में मापे जाते हैं। फिलामेंट को मापने की इकाई क्या है, आपकी मीटर। और स्टेपल को मापने की इकाई इंच है। ठीक, फिर फिलामेंट में हमने 2 चीज़ें और पढ़ी कि फिलामेंट भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? इसमें भी एक होता है, इसमें एक होता है एक रेशीय, मतलब एक ही प्रकार के रेशे से बना होता है फिलामेंट। और फिलामेंट क्या है, इसमें कई सारे रेशे आपस में उन्हें जोड़ जोड़ के फिर एक लंबा रेशा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के रेशे का होता है पूरा लंबा धागा, फिलामेंट तंतु। और इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के तंतुओं को आपस में जोड़कर लंबा बनाया जाता है फिलामेंट। और स्टेपल तो इंच में होता है। अब प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप से प्राप्त होने वाला, मतलब वनस्पति से प्राप्त होने वाले तंतु। दूसरा जंतु से प्राप्त होने वाले ठीक है। और तीसरा है आपका खनिज। तो जंतु से प्राप्त होने वाला रेशा, खनिज से प्राप्त होने वाला रेशा और वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा। वनस्पति क्या होती है, वनस्पति जो भी होगा उसका पार्ट सेलुलोज इम्पॉर्टेंट है। जो भी वनस्पति से बनाए जाएंगे रेशे, उनमें सेलुलोज की उपस्थिति होती है। तो वनस्पति में उसके 3 भाग होते हैं पेड़ पौधे के, बीज, तना और पत्ती। बीज से बनाया जाता है, तना से बनाया जाता है और पत्ती से रेशा बनाया जाता है। तो बीज से हम कपास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जंतु में ऊन आता है और रेशम। खनिज में एस्बेस्टस आता है, अग्निरोधक वस्त्र आते हैं, सोना चांदी जिनकी जरी की कढ़ाई की जाती है सोने चांदी के तारों से, मतलब धागों से। ठीक है, तो वो खनिज वाले हो गए। अब यहाँ पे एक होता है कृत्रिम रेशा। ये था हमने प्राकृतिक रेशा पढ़ा। अब कृत्रिम रेशा क्या होता है, वो रेशा जो कि कंपनी या फैक्ट्री में बनवाए जाते हैं, एसिड वगैरह मिला के, केमिकल वगैरह मिला के। तो ये भी 2 तरह के होते हैं। तो कृत्रिम रेशे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैन मेड, मतलब मानव निर्मित। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेयॉन। इसमें सेलुलोज भी मिक्स रहता है, रेयॉन। और सेकंड होता है आपका सिंथेटिक का कपड़ा बोलते हैं ना, थर्मोप्लास्टिक मिला हुआ है, थर्मोप्लास्टिक है जो गर्म करने पर सिकुड़ जाता है, वो सिंथेटिक होता है। ठीक है, फादर ऑफ रेयॉन और सिंथेटिक, ये आपका मिल गया। फादर ऑफ रेयॉन कौन है? फादर ऑफ रेयॉन है काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। चार्डोनेट कौन है? चार्डोनेट रेयॉन के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ रेयॉन। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पे।
आज का टॉपिक है हमारा कपास। कपास अर्थात कॉटन। कॉटन कैसा रेशा होता है? कॉटन एक प्राकृतिक रेशा है, अर्थात यह प्रकृति से मिलता है, ना कि हम इसे जंतु से, यानी कि इसे ना कि फैक्ट्री में बनाते हैं। इसे फैक्ट्री में या किसी केमिकल के रिएक्शन के थ्रू नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये हमें प्रकृति से मिलता है, यानी कि पेड़ पौधों से मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है, या जो प्रकृति हमें खनिज चट्टानें वगैरह दे रखी है उनसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में अब स्टार्ट करते हैं। यह प्रकृति से प्राप्त होने वाला रेशा है, इसकी हेडिंग से क्लियर है। और ये कपास है। सफ़ेद सोना, सार्वभौमिक रेशा यानी यूनिवर्सल फाइबर, मानव मित्रवत रेशा, रेशों का राजा, कपड़ों का राजा, ये सारे इसके उपनाम हैं। तो कपास को अन्य किस नामों से जाना जाता है, या कपास को कौन कौन नामों की पदवी दी गई है, संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा गया है, कपास को सार्वभौमिक रेशा, मानव मित्रवत रेशा, रेशों का राजा, कपड़ों का राजा कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सफ़ेद सोना, सार्वभौमिक रेशा, मानव मित्रवत रेशा। मानव मित्रवत क्योंकि ये शरीर के अनुकूल होता है, इसमें हवा आर पार जाती है, जैसे इंसान के शरीर को भी ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है। रेशों का राजा कहते हैं, कपड़ों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरेबिक भाषा के कोटॉन शब्द से बना है। किस भाषा से शब्द से लिया गया? अरेबिक। किस भाषा से? अरेबिक भाषा का एक शब्द है क्यूटॉन, इस शब्द से कपास को लिया गया है। कपास शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द से हुई है, कोटॉन से। और इसका जन्मदाता क्या है? जन्मदाता भारत, हमारा देश ही इसका जन्मदाता है, मतलब इसका जनक है, खेती करने वाला, स्टार्टिंग करने वाला। प्राप्ति इसकी किससे होती है? बीजों से। हमने पढ़ा था ना कि वनस्पतिक स्रोतों समेत जो होते हैं, पेड़ पौधे ही होते हैं वनस्पतिक स्रोत, तो पेड़ पौधों के 3 पार्ट से रेशे निकाले जाते हैं, बीजों से, पत्ती से और तने से। तो ये किससे प्राप्त होता है? ये बीजों से प्राप्त होता है। इसका फसल चक्र, मतलब कि जो पूरे इसको बोने से लेकर इसको तैयार करने तक और इसकी पूरी जो प्रोसेस होती है वो 200 दिन की होती है, लगभग 1 साल। इसे उच्च गुण वाला रेशा, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले जो रेशे होते हैं वो मिस्र से प्राप्त है। मिस्र कहाँ पे है? ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मिस्र। ठीक है, तो मिस्र से उच्च गुणवत्ता वाले रेशे की प्राप्ति होती है, अर्थात लंबे लंबे रेशों की प्राप्ति होती है। जलवायु, किस प्रकार की जलवायु में ये पैदा किया जाता है, खेती की जाती है? तो ये इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है, अर्थात ऐसी जलवायु जहाँ का तापमान थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा उष्णकटिबंधीय जलवायु, जैसे हमारे आसपास का एरिया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थल भारत में अगर राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, शॉर्टकट लिख रहे हैं, महाराष्ट्र, MP और गुजरात इसके लिए बेस्ट स्टेट माने जाते हैं, जहाँ पे इनका अच्छा उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? इसी पॉइंट में है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर पूछ लिया जाए कौन देश से करता है, तो वो है आपका अमेरिका, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। फिर इसके लिए, कपास के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए क्षार युक्त मिट्टी उपयुक्त होती है। कैसी? अम्लीय नहीं, बल्कि क्षार वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो क्षार वाली काली मिट्टी और काली मिट्टी, इसीलिए दक्कन का पठार अर्थात दक्षिण भारत इसके लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ काली मिट्टी, क्षारयुक्त वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, जिससे लंबे रेशे वाले कपास प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। कपास के पेड़ की लंबाई 5 से 6 फीट होती है। और कपास का जो रेशा होता है, ये पेड़ की लंबाई बता रहा है 5 से 6 फीट, जितना एक आम इंसान होता है उससे थोड़ा ज़्यादा। और कपास के रेशे की लंबाई 2 से 2.5 इंच। इंच क्या है? जैसे हमने पढ़ा था ना, स्टेपल को इंच में मापा जाता है। और इससे क्या पता चल रहा है कि कपास एक स्टेपल है, ना कि फिलामेंट। तो ये इससे ये क्या क्लियर हो गया कि यह एक स्टेपल है। भारत में सर्वप्रथम
1818 में कलकत्ता में सूती मिल का कारखाना खोला गया। तो ये फैक्ट है, आपको ये सारे फैक्ट रटे होने चाहिए। ठीक है, भारत में सबसे पहले 1818 मतलब अंग्रेजों के समय ही कोलकाता में सूती मिल का कारखाना खोला गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें कपास के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, कितने इसके स्टेप होते हैं, क्या क्या चरण है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो पहला चरण है इसमें हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इसमें हम कोए को इकट्ठे करते हैं। जो कपास होता है, कपास का फूल देखा है कभी आप, इसके थंबनेल पे देखोगे उसमें सफ़ेद रंग का फूल बना हुआ है, तो ठीक है, वो वही क्या होता है, इसका फूल होता है। तो इसमें पहले क्या होता है, हार्वेस्टिंग में हम कोए इकट्ठे करते हैं। ठीक है, कोए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है गिनिंग। अब आप सबका ना फर्स्ट लेटर लेते चलोगे तो आपको इसकी कोडिंग याद हो जाएगी, और ये सीरियल वाइज है। इस हार्वेस्टिंग के बाद गिनिंग ही सेकंड प्रोसेस है, फिर गिनिंग के बाद सॉर्टिंग थर्ड प्रोसेस है। तो ये सीक्वेंस है, जैसे HGS, फिर BBO, BBOD, HGS। आप सबका पहला लेटर पकड़ लो और इसी को फिर प्रैक्टिस करो, याद करने की कोशिश करो। हार्वेस्टिंग, गिनिंग में क्या होता है, बिनौले बनाना, अर्थात कोए से। इसमें क्या होता है, पहले हम कोए को इसमें इकट्ठा करते हैं, सारे पेड़ से सारे कोए इकट्ठे करते हैं। और गिनिंग में क्या करते हैं, फिर कोए से बीज अलग करते हैं, कोए से बीज अलग करते हैं। राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो आप शब्दों को सुनना, ठीक है। हार्वेस्टिंग में क्या किया, पहले आपने कपास में से सारे कोए निकाल के इकट्ठा कर लिया। अब गिनिंग प्रोसेस में क्या किया, जो कोए आपने इकट्ठे किए थे उसमें से आप बीज अलग करो, क्योंकि कपास तो बीज से बनता है, तो आप अब बीज निकालोगे उसमें से। फिर सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसे छांटोगे लंबाई के आधार पे, किस्म के आधार पे, रंग के आधार पे। मतलब उसी में कई सारी डिफरेंट है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी कम है, किसी का रंग कुछ सफ़ेद है, कुछ पीलापन लिया है। तो सबको आप क्या करोगे, एक एक तरह छांटते चलोगे, सबकी एक एक अलग तरह से बना लोगे। लंबाई वाला एक तरफ, फिर रंग वाला ध्यान के करके। किसी की किस्म अच्छी है, किसी की किस्म बेकार है, तो इस आधार पे आप उसको छांटोगे। कोए इकट्ठा किया, कोए में से अब बीज अलग किया, फिर उसके बाद छांटा उनकी गुण के आधार पे, रंग के आधार पे। ठीक है, फिर उसके बाद बेलिंग आता है। बेलिंग में क्या होता है, अब हम उसमें गांठें बनाते हैं, गांठ बांधते हैं। छांट दिया हमने लंबाई के आधार पे, रंग के आधार, अब उनमें गांठ बांधेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है ब्लेंड करना, होता है ना, जैसे हम कहते हैं ब्लेंड कर रहे हैं चीज़ों को मिलाने के लिए। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिलाना। अब उसको हम आपस में मिला देंगे, गांठें बांध दी, गांठ बांधी, फिर उसके बाद उसे मिलाया आपस में। फिर ओपनिंग, अब फिर उन गांठों को कुछ समय बाद खोल देंगे हम, फिर खोलना हो जाएगा। फिर डबलिंग का क्या अर्थ होता है, दोहराना, फिर हम उनको दोहराएंगे। दोहराना अर्थात जो उसमें अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ भी है ना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो इनमें भी तो कुछ अशुद्धि होगी। जैसे जंतु से जब हम ऊन निकालने के लिए खाल निकालेंगे उनकी, जानवरों की, तो उनमें भी कुछ अशुद्धियाँ होंगी, तो इन अशुद्धियों को दूर करते हैं हम डबलिंग प्रोसेस में। ठीक है, HGS, हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग, बेलिंग, ब्लेंडिंग, ओपनिंग एंड डबलिंग। आपको इंग्लिश आनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, आप ये सोचिए इंग्लिश को स्किप कर देंगे और आपका पेपर के लिए जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको इंग्लिश मस्ट है। और फिर कोडिंग वगैरह याद करने है तो आप प्रोसेस याद कर लो। आपने कोया इकट्ठा किया, फिर कोए से क्या किया, फिर बीजिंग निकाल। लेकिन ये प्रोसेस का नाम ही पूछा जाता है, गिनिंग क्या है ऐसे पूछा जाएगा, किस में होता है, तो ये कपास में होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको शॉर्ट की याद करनी पड़ेगी और इंग्लिश को स्किप नहीं करना है, इंग्लिश को याद करना है, लिख के याद करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ दूर करना। ये भी एक तरह से अशुद्धि दूर की जाती है छुनाई वगैरह करके। ठीक है, तो इससे भी अशुद्धि दूर हुई। ये हो गया आपका इतना प्रोसेस। फिर उसके बाद चलते कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, कॉम्बिंग होता है ना लंबी लंबी कंघी करना। ठीक, तो कॉम्बिंग का मतलब है कि आप रेशों को समानांतर करोगे, जितने भी रेशे अभी आपने इकट्ठा किए उनको समांतर करोगे। जैसे आप बाल कंघी करते हो, सारे बाल लंबे हो जाते हैं, कोई उलझे नहीं रहते हैं, तो रेशों को समानांतर करेंगे, कॉम्बिंग। फिर उसके बाद ड्राइंग का मतलब होता है खींचना, फिर आप उनको खींचोगे, लंबा करोगे थोड़ा।
फिर स्लीवरिंग, फिर उनकी पोनी रोविंग, रोविंग का मतलब होता है फिर उन्हें ट्विस्ट करोगे, मतलब घुमाना, ऐठन देना। रोविंग का मतलब होगा ऐठन देंगे उसमें। आपने पहले बराबर किया, कंघी किया, उनकी उलझन दूर कर दी, अब उसे खींचेंगे अच्छे से कि लंबा हो जितना हो सकता है, फिर उसमें ऐठन देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कॉम्बिनेशन है, उधर का सी, सी डी, अब सी डी हो गया, कॉम्बिंग ड्रॉइंग। फिर रोविंग, रोविंग क्या होता है, ऐठन देना। फिर स्लीवरिंग, स्लीवरिंग का मतलब होता है यहाँ पे पोनी बनाना, जो आप दे रहे हो। ठीक है, अभी आप उसमें ऐठन दिए थे, अब इसकी पोनी, जैसे आप पोनी टेल बनाते हो ना, उस तरह से चोटी जो बनाते हो पोनी बनाओगे। फिर स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, कताई करना। अब इसे धागा बनाना है तो आप कताई करोगे ना, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे स्पिनिंग, उसी तरह से मशीन के थ्रू या हाथ के थ्रू इसमें कताई की जाती है, धागा इसी से प्राप्त होगा। फिर कताई की, फिर उसके बाद बुनाई की। बुनाई वो नहीं कि स्वेटर बुनने वाली बुनाई, इसकी एक ताना पाना को आपस में जोड़ करके फिर कच्चे ब्लेड की प्राप्ति की जाती है, कच्चे कपड़े की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, बुनाई, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग का मतलब है कि उसे सजाएंगे। अब आपका कपड़ा लगभग बन चुका है, कच्चा माल तैयार हो चुका है, अब थोड़ा सा उसे फिनिशिंग देंगे, जैसे उसमें चमक आ जाए थोड़ा। फिर उसे डाई, डाई का मतलब क्या होता है, रंगाई, रंगना। और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का मतलब अब आपका कपड़ा एकदम तैयार है, उस पर कुछ भी आप छाप सकते हो। तो सी डी आर, सी डी आर हो गया। फिर एस एस डब्लू, एस एस डब्लू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एफ डी पी, एफ डी पी, ये लगभग हर रेशा जो आप पढ़ोगे ना, उसकी लास्ट प्रोसेस यही रहती है, फिनिशिंग करना, पैसज्जा करना, उस पर फिर रंगाई करना और फिर उसकी छपाई करना, ये लगभग सब में सेम रहता है। तो आपको कैसे याद करना है, पहले आप जाओगे इधर, कैसे, एच जी एस, बी बी ओ, सी डी, डी सी, यहाँ पे डी सी हो गया, बी बी ओ डी सी। फिर उसके बाद क्या है आपका सी डी, सी डी आर, एस एस डब्लू, एफ डी पी। इसी कोडिंग को आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसके लिए इंग्लिश को लिखना पड़ेगा, इंग्लिश आपके लिए मस्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी कन्फ्यूज़न और दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले एक बार इसकी कोडिंग एक साथ देख लेते हैं। तो पहला क्या था इसमें हमारा, एच जी एस, एच जी एस, फिर उसके बाद बी बी ओ डी सी, सी डी। ठीक है, बी बी ओ डी सी, सी डी। फिर आर, एस एस डब्लू, एफ डी पी। ऐसे आप सीक्वेंस बना लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एच जी एस, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग। फिर उसके बाद बेलिंग, ब्लेंडिंग, ओपनिंग, डबलिंग, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, कॉम्बिंग कंघी करना। फिर उसके बाद ड्राइंग, फिर रोइंग, ऐठन देना। फिर नेक्स्ट है स्लीवरिंग, पोनी बनाना, स्पिनिंग कताई करना, वीविंग बुनाई करना, फिर फिनिशिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। इस वीडियो को फिर देखिएगा, फिर इसके चाहे तो नोट्स बना लीजिए, कीवर्ड्स बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। और ये सोच रहे हैं कि अगर हिंदी नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। गिनिंग डायरेक्टली पूछा जाता है कि गिनिंग की प्रोसेस किस में होती है, गिनिंग क्या है। ठीक है, तो ये कॉटन में होता है गिनिंग। नेक्स्ट हमारा इसी में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक कपास की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो कपास की क्वालिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है उसकी भौतिक विशेषता जो कि ऊपर से दिखाई देती है और थोड़ा बहुत जिसके प्रभाव ऊपर से दिखता है, फिजिकल पर, और एक होता है केमिकल जो उसके अंदर की केमिकल की बात करेगा। तो ठीक है, इसका हम पढ़ते पहले संगठन। इसका संगठन किससे हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इसका संगठन है। और सेलुलोज ही होता है, और पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें वनस्पति से हमें मिलती हैं उनमें सेलुलोज होता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी इसीलिए प्रेजेंट होता है उसमें। अब सेलुलोज कितना प्रतिशत होता है, सेलुलोज का प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज, कपास में सेलुलोज की मात्रा 90% होती है और जल 5% होता है, 5.8%। और बाकी सब क्या होता है, 2% इसमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिन्हें हम प्रोसेस के प्रक्रिया जब करते हैं
उस दौरान दूर करते हैं, ठीक है, अशुद्धि को ड्राइंग वगैरह के द्वारा। तो सेलुलोज 90%, जल 5.8% और 2% क्या होती है, इसमें अशुद्धियाँ व्याप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आग को जल्दी पकड़ता है और जलते समय लौ इसमें पीले रंग की होती है। तो ये लौ पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इसकी लौ कैसी होती है, तो इसकी लौ जलने पर पीले रंग की होती है। और इसकी गंध किस प्रकार की होती है, इसकी गंध कागज के जलने के समान होती है। कागज किससे बनाया जाता है, कागज पेड़ पौधों से तो बनाया जाता है, एक स्पेशल पेड़ होता है तो उससे बनाया जाता है कागज, इसीलिए कागज के जलने की खुशबू कपास के जलने की खुशबू के समान होती है। और इसके जलने पर कैसा रंग होता है लौ का, पीला रंग होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, बल खाते हुए फीते के समान होती है, ऐसे ही होती है इसकी संरचना, घुमावदार, चपटी, ठीक देखने में। और फिर इसका क्या है, इसका रंग कैसा है, कॉटन तो बताने वाली चीज़ है ना, कॉटन की फूल थंबनेल में भी लगा होगा, सफ़ेद रंग का फूल दिख रहा है, तो इसका रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की जब उपस्थिति होती है तो उसमें कुछ हल्का भूरा रंग भी दिखाई देता है। अब इसके रेशे का क्या व्यास होता है, ये व्यास इंपॉर्टेंट है, 12 से 20 माइक्रोन। व्यास क्या होता है, जैसे कोई गोल चीज़ है तो ये जो हाफ पार्ट में से डिवाइड करता है वो उसका व्यास होता है, ठीक है। तो इसका व्यास कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोन। माइक्रोन नापने की एक इकाई है, छोटी सी छोटी चीज़ को। अब इसमें क्या नेक्स्ट है, चमक बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी परिचर्या की जाती है, तो इसमें चमक बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग परिचर्या की जाती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मर्सराइजिंग परिचर्या की जाती है। किस में होती है प्रोसेस पूछा जाता है, ये फिनिशिंग किस में होती है, मर्सराइजिंग किस में होती है, तो ये कपास में होती है, कॉटन में होती है, कॉटन के कपड़ों पर। गीली अवस्था में ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जब कपड़ा कॉटन का रहता है तो मजबूत है ही, लेकिन अगर वो कपड़ा आपने धुल गया है या भीग गया है उस समय उसकी मजबूती और बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत बढ़ती है, 30% वो और मजबूत हो जाता है। सेलुलोज की मात्रा कितनी है, 90% है, ठीक है। और इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, मर्सराइजिंग प्रोसेस होती है। गीली अवस्था मजबूती इसकी कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, 30%। नमी सोखना, देखो इसका गुण होता है ना नमी सोखना, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और पसीना निकलता है, फिर ये उसे ऑब्जॉर्व करता है, तो ये नमी सोखने का काम करता है। इसलिए कभी कभी इसमें फफूंदी का भी प्रभाव दिखता है। कभी कभी कपड़ों में अच्छे से वॉश ना किया जाए और कपड़े सिलन में ही रह जाएं तो कपड़े पर फफूंदी लग जाती है, ठीक है। तो इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये नमी सोखता है, लेकिन कभी कभी आप इसको अच्छे से नहीं वॉश करोगे तो इसमें फफूंदी लग जाती है। इसमें किसका गुण होता है, इसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का अभाव होता है। मतलब जैसे कोई चीज़ होती है ना, आपने उसे खींचा फिर से वो अपने वापस उसी रूप में आ गया जैसे वो पहले था, तो ये इसमें क्वालिटी नहीं होती। और क्या होता है, कोई चीज़ होती है ना, जैसे स्वेटर होता है, आप स्वेटर को दबाओगे और जैसे छोड़ोगे फिर वो फूल के अपनी साइड में आएंगे, तो ये चीज़, ये दोनों गुण इसमें नहीं होते, दबाव वाला और खींचने वाला गुण इसमें नहीं होता। दबाव नहीं डाल सकते, दबाव डालोगे तब भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खींचोगे भी तब भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें इनका अभाव होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, तभी तो इसे मानव मित्र रेशा बोला जाता है। लचकशीलता नहीं होती है, लचकशीलता कैसे होगी भाई, जब इसमें न प्रत्यास्थता है न प्रतिस्कंदता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी क्वालिटी क्या है, रासायनिक विशेषताएं, केमिकल क्वालिटी बतानी है। तो इसका जब अम्ल का प्रभाव इस पर बुरा होता है, अम्ल क्या होता है, पसीना वगैरह, ठीक है, अम्ल पसीना। और आपको पता है मूत्र का पीएच क्या होता है, मूत्र का पीएच होता है 6, और 6 क्या होता है, जब 0 से लेकर 7 तक होता है पीएच चेक आए तो वो होता है अम्लीय, और जब पीएच मान 7 बताए तो वो होता है उदासीन, मतलब ना वो अम्लीय है और ना वो क्षारीय है। और जब 7 से 14 होता है तो वो क्या होता है, क्षारीय, ठीक है। अर्थात 0 से 7 के बीच पीएच आ रहा है तो वो अम्लीय वस्तु कहलाएगी, अम्लीय चीज़। तो मूत्र का जो पीएच होता है वो होता है 6, यानी कि मूत्र क्या है, अम्लीय है, ठीक। पसीना क्या है, अम्लीय है। तो अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है कॉटन के कपड़ों पर। कपास पर क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है, क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ठीक। पसीने का प्रभाव हानिकारक होता है। रंग को पक्का करने के लिए इसमें नमक और फिटकरी मिलाया जाता है, नमक और फिटकरी का रंग को पक्का करने के लिए इसमें नमक और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा गया है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, नमक और फिटकरी। फिर उसके बाद है, कपास पर किसी प्रकार का ब्लीच किया जा सकता है, यस।
करते हैं ना ब्लीच, वाइट ब्लीच करने के लिए, तो ब्लीच करते हैं। और अगर घरेलू स्तर पे अगर ब्लीच करना होता है तो आप सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, घरेलू और घरेलू स्तर पे जब आप ब्लीच करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, घरेलू स्तर पर। और इस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, जब सनलाइट होती है, सूर्य के प्रकाश में आप कपड़ा टांग दो तो क्या होता है, कपड़ा का रंग उड़ जाता है कुछ देर में, अर्थात प्रकाश का प्रभाव हानिकारक पड़ता है, ठीक है। तो अम्ल का प्रभाव भी बुरा है और प्रकाश भी इसके लिए बुरा है। फिर कपड़ों में कैसा आ जाता है, कपड़ों में पीलापन आ जाता है, फैटनेस आ जाती है, ठीक है। अब ये हो गया इसके क्वालिटी, भौतिक विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं। अब हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसे आपको याद करना होगा, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, यह नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI स्थापित है, ठीक। नेक्स्ट इस जगह पूछता है कपास विश्लेषण प्रयोगशाला का है, ये लैब कहाँ पे है, तो ये माटुंगा में। माटुंगा कहाँ पे है, यह भी महाराष्ट्र में है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। और एक यहाँ पे कुछ करंट की न्यूज़ है कि जैसे 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष कपास दिवस मनाया जाता है, कपास दिवस। और कस्तूरी क्या है, कस्तूरी कपास का ही एक ब्रांड है, जो कि वस्त्र मंत्रालय, हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है ना, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये ब्रांड को निकाला गया है, कस्तूरी ब्रांड। किससे जुड़ा है, ये किससे संबंधित है, यह कस्तूरी ब्रांड कॉटन से मतलब कपास से संबंधित है। यह कपास कैसा होता है, अद्भुत होता है, चमक इसकी बहुत अच्छी होती है, गुणवत्तापूर्ण होती है। विश्व के कपास व्यापार में अपनी एक अच्छी छवि बनाए, मतलब विश्व के जो हर देश का कपास, अमेरिका का भी है, मिस्र का भी है, तो अभी कई देशों के अपने अपने कपास हैं, तो उसके बीच ये भी वहाँ पे कंपटीशन करता है, कस्तूरी ब्रांड, इनको हम उतारते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी टक्कर देने लायक है, ठीक है। तो ये भारत का नेतृत्व करता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, मतलब व्यापार पर। और ये हो गया हमारे इसके जुड़े पॉइंट, और जो कुछ पॉइंट छूट गए होंगे उसे हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फास्टली रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और कल नेक्स्ट डे इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कपास क्या है, कपास प्राकृतिक रेशा होता है, अर्थात प्रकृति से पाया जाता है, ठीक। कपास किससे बनता है, पेड़ पौधों के बीज से निकाला जाता है। सफ़ेद सोना, सार्वभौमिक रेशा, मानव मित्रवत रेशा, रेशों का राजा, कपड़ों का राजा इसे कहा जाता है। अरेबिक भाषा के शब्द से लिया गया है, कोटॉन शब्द से लिया गया है। भारत इसका क्या है, इसका फादर कौन है, कपास का भारत है। इसकी फसल चक्र कितने दिन में तैयार होती है फसल, इसकी 200 दिन में या लगभग 1 साल में, ठीक। प्राप्ति बीजों से होती है। उच्च गुण वाले रेशे कहाँ से मिलते हैं, वो मिस्र देश से मिलते हैं। और मिस्र कहाँ पे है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ पे मिस्र देश है, वहाँ से उच्च गुण वाले रेशे की प्राप्ति होती है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, जैसे कि भारत का जलवायु इसके लिए बहुत अच्छी है। क्षारयुक्त मिट्टी और काली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत के जो दक्कन का पठार वाले एरिया, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। पेड़ की लंबाई 5 से 6 फीट होती है, एक आम इंसान की लंबाई से थोड़ा ज़्यादा होती है। कपास के रेशे की लंबाई 2 से 2.5 इंच का मतलब क्या हुआ कि यह एक स्टेपल है, ठीक है, स्टेपल टाइप का रेशा है। भारत में सबसे पहले कब कारखाना बनाया गया इसका, सूती मिल का, कोलकाता में 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल का कारखाना खोला गया। इसकी कपास की प्रक्रिया क्या है बनाने की, कपास का रेशा बनाने की प्रक्रिया, तो पहला है इसमें हार्वेस्टिंग का अर्थात पहले हम कोए को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद गिनिंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो गिनिंग क्या करते हैं, कोए में से हम बीज को अलग करते हैं, फिर सॉर्टिंग, फिर उसमें छटाई शुरू करते हैं, लंबाई के आधार पे, रंग के आधार पे, किस्म के आधार पे हम उन्हें छाँटना शुरू करते हैं। फिर बेलिंग में क्या है, हम क्या करते हैं, फिर उसमें गांठ बांधते हैं, आपस में गांठ बांधेंगे,
फिर उन्हें ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, फिर उनकी गांठों को खोलेंगे, उन्हें फिर ओपन करेंगे और फिर उसके बाद फिर अब उसकी अशुद्धियों को दूर करेंगे, दोहराएंगे, उनमें डबलिंग करेंगे, फिर धुनाई करेंगे कि और अच्छे से उसकी अशुद्धि दूर हो जाए। अब उसमें हम कॉम्बिंग करते हैं, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं ना, कॉम्बिंग में होता है कंघी करना, तो अब हम रेशों की कंघी करेंगे ताकि उसकी क्या है उलझन दूर हो जाए, कोई भी रेशा आपस में उलझे नहीं। और फिर उसके बाद लंबाई में उसे खींचेंगे, ड्राइंग मीन्स खींचेंगे। फिर रोविंग, रोविंग का मतलब होता है उसमें ऐठन देंगे। अब फिर उसकी एक पोनी बनाएंगे, जैसे स्लीवरिंग, स्लीवरिंग मीन्स पोनी बनाएंगे। स्पिनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप कताई करेंगे मशीन के थ्रू, ठीक। अब उसकी कताई स्टार्ट होगी, अब उसकी वीविंग स्टार्ट होगी। वीविंग जो स्वेटर बुनते हैं वाली वीविंग नहीं है, बुनना। यहाँ पे बुनने के एक दूसरा तरीका, ताना बाना वगैरह, ठीक है, आगे के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उस पर परिसज्जा देंगे। अब हमारा कपड़ा कच्चा माल तैयार हो गया कपास का। अब उस पर हम फिनिशिंग देंगे, मतलब मर्सराइजिंग प्रोसेस करेंगे कि वो अब चमक आ जाए उसमें, कैलेंडरिंग प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर डाइंग करेंगे। डाइंग का मतलब क्या, तो उसे रंगेंगे, कलर देंगे। अब उस पर कुछ भी छापने के लिए वो तैयार है। अब उस पर प्रिंटिंग कर दो, अपना आपका कपड़ा तैयार है कॉटन का। अब नेक्स्ट है इसमें कपास की विशेषता। तो कपास की विशेषताएं दो तरह की होती हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड। एक है भौतिक विशेषता, ठीक है, और दूसरा है रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता में क्या है, कार्बन का संगठन, मतलब कपास का संगठन क्या है, कपास में कौन कौन से तत्व होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से मिला तो सेलुलोज तो होना ही होना है। कितना प्रतिशत, 90% सेलुलोज है। और पानी कितना है, 5.8%। और बाकी जो बच रहा है लिखा नहीं है ना, तो बाकी क्या है, बाकी उसमें अशुद्धियाँ भी तो मिली रहेंगी, तो बाकी 2% उसमें अशुद्धियाँ रहती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमें पेड़ पौधों से मिलता है ना कार्बोज के फॉर्म में। तो ये क्या है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। क्योंकि यह पेड़ पौधों से पाया जाता है, तो इसके, और कागज़ भी पेड़ पौधों से पाया जाता है, तो जब ये जलता है तो इसकी जो गंध होती है वो कागज़ के जलने के समान होती है। व्यास क्या है इसका, 12 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है एक कपास का, ठीक है। जलने पर पीले रंग की लौ जलती है इसमें। यह किस रंग का होता है, सामान्यतः तो ये सफ़ेद रंग का ही होता है, लेकिन जब इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है तो हल्का सा भूरा भी दिखता है। इसमें चमक बढ़ाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, मर्सराइजिंग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मीन्स फिनिशिंग, फिनिशिंग बोला जाता है, सॉरी। इसमें परिसज्जा करते हैं, कौन सी, मर्सराइजिंग परिसज्जा या फिनिशिंग करते हैं चमक के लिए। गीली अवस्था में कैसा होता है, जब ये कपड़ा, कॉटन का कपड़ा जो होता है जब गीला रहता है तो इसमें और मजबूती आ जाती है, 30% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। फफूंदी का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, नमी को सोखता है। नमी को सोखने के कारण क्या होगा, अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करोगे, प्रॉपर धूप नहीं दिखाओगे, तो क्या होगा, इसमें फफूंदी लग सकती है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का अभाव, अर्थात इसको दबाने पर या इसको खींचने पर, कपास के कपड़े को, कॉटन के कपड़े को आप खींचोगे या कॉटन के कपड़े को आप दबाओगे तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का इसमें अभाव है, मतलब लचकशीलता इसमें नहीं है। फिर इसकी नेक्स्ट विशेषता, रासायनिक विशेषता, मतलब केमिकल का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो ये अम्ल का इस पर बुरा प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब क्या एसिड है ना, अम्ल वगैरह, नींबू वगैरह, इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षार का प्रभाव इस पर अच्छा पड़ता है। पसीने का भी प्रभाव बुरा पड़ता है। रंग को पक्का करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, नमक और फिटकरी को प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर घरेलू स्तर पर हमें ब्लीच करना होता है तो इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। और कपास विश्लेषण प्रयोगशाला किस जिले में है, तो यह माटुंगा में है। कहाँ पे आता है ये, महाराष्ट्र में। ये दोनों ही संस्थान कपास से जो रिलेटेड है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और कस्तूरी ब्रांड क्या है, कस्तूरी ब्रांड भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक ब्रांड को लॉन्च किया है, कस्तूरी ब्रांड। वो किसका ब्रांड है, कपास का ही ब्रांड होता है, कि उसकी गुणवत्ता, इसकी चमक बहुत अच्छी होती है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को क्या कर दे, टक्कर दे सके। कपास दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हर वर्ष कपास दिवस, कॉटन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में इतना इनफ है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है और मैं कोशिश करती हूँ
आगे भी कि मैं और 110% आपको दे सकूँ। उसके लिए आपका भी मुझे मोरल सपोर्ट देना ज़रूरी है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो एक बार नहीं समझ में आएगा और मुझे लगता है नहीं समझ में आएगा तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। स्पेशली आपको जो कपड़े बनाने की, कपास के रेशे बनाने की जो विधि पढ़ी हमने, वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद करनी है विद कोडिंग। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश पे नहीं जोड़ देंगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सुपर 30 की सीरीज़ में इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। नमस्कार, गुड नाइट।